वानखेड़े में इंग्लैंड और इंडिया जब भिड़े तो बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे वर्ल्ड कप भी हम जीते हैं 2011 में, पर 2016 में सेमीफाइनल भी हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हारे थे। ड्यू इतना मेजर फैक्टर आज नहीं था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं था, बट स्टिल बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेकअवेज़ रहे हैं इस मैच को लेके। सबसे पहले संजू सैमसन की बैटिंग, बहुत ही ब्रिलियंट स्टार्ट, काफ़ी अमेज़िंग तरीके से उन्होंने जोफ्रा आर्चर को खेला। जोफ्रा आर्चर जब शॉट गए, तो वो इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल आके उन्होंने इस तरह से खेलने की कोशिश की, क्रैम्प नहीं हुए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़े लकी रहे कि स्टार्टिंग में कैच छूटा और वो कैच मेरे ख़्याल से मैच डिफाइनिंग मोमेंट बन के रह गया। बट जितनी फ्रीडम के साथ उन्होंने दोनों साइड ऑफ द फील्ड को एक्सेस किया, 60% रन्स उनके ऑफ पे थे, 40% रन्स उनके लेग पे थे। 50 के टाइम तक तो ऑलमोस्ट 50-50 का स्प्लिट था। दैट क्लियरली शोड कि आप इस तरह के बैटर को किसी एक साइड ऑफ द विकेट पे बॉल कर ही नहीं सकते। ऑफ पे टी20s में वर्ल्ड ओवर वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स हैं और जब खड़े-खड़े उन्होंने छक्के मारे, वो क्लियरली दिखाता है। मैचअप्स को बहुत ब्रिलियंटली खेला। पता था कि आदिल राशिद की बॉल दूर जाती है, लूपी स्पिन पे वो फँस सकते हैं, उन्हें थोड़ा तरीके से खेला। एक चौका मारा, पर 8 गेंदों में सिर्फ 9 रन और बाकी सब को उन्होंने बहुत बुरी तरह हिट किया और ये क्लियरली दिखाता है एक बैटर जो अपने मैचअप्स को बहुत अच्छे से समझता है, अपने बहुत अच्छे ज़ोन में है और ये भी दिखाता है कि बैटर्स को सिर्फ एक इनिंग्स चाहिए होती है फॉर्म में आने के लिए। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज था इंडिया के एंट्री पॉइंट्स। दुबे का एंट्री पॉइंट काफ़ी ब्रिलियंट हुआ क्योंकि आदिल रशीद मेरे लिए एक थ्रेट थे जहाँ तक इंडिया इज़ कंसर्न्ड। दुबे के आते ही आदिल राशिद एक अटैकिंग ऑप्शन से एक डिफेंसिव ऑप्शन बन गए। उन्हें हाइड करने की कोशिश की गई कि इस तरह लेके आया जाए ताकि वो दुबे की मार से बच सके। फिर भी 8 गेंदों में दुबे ने उन्हें 3 छक्के मारे, जिससे आदिल रशीद का थ्रेट इस मैच में काफ़ी हद तक नलिफाई हो गया, नहीं तो वो इंडिया को काफ़ी और तंग कर सकते थे। उसके बाद दुबे का रन आउट भी मेरे हिसाब से थोड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ था। वो तब पेस नहीं मेजरली ओवर करने थे और तिलक जितना अच्छा पेस वो खेलते हैं, हाँ, शायद थोड़ा दुबे तंग हो जाते। तो तिलक के वो 3 छक्के जोफ्रा आर्चर को जितना क्लोज़ मैच गया, एंड में हम कह सकते हैं कि एक और डिफाइनिंग मोमेंट था। तो इंडिया के एंट्री पॉइंट्स काफ़ी ब्रिलियंटली वर्क किए, जो इंडिया के फ़ेवर में गए। काफ़ी सारी चीज़ें थी जहाँ स्पिन डोमिनेट करती, वहाँ हमने एक स्पिन बैशर को भेजा और जहाँ पेस चाहिए था, वहाँ लकीली हमारे पास एक पेस बैशर था। इस तरीके से हमेशा जो हैरी ब्रूक है, वो थोड़ा कैचअप जॉब करते रहे, अपने बॉलिंग प्लान्स को इतने अच्छे से एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए। लेन डॉसन तो ऑलमोस्ट मैच से बाहर ही हो गए। तो ये बहुत ब्रिलियंट तरीका था जिस तरीके से इंडिया ने इस गेम को बनाया और 250 से ऊपर का टोटल दिया और नॉकआउट में बहुत मेजर प्रेशर होता है। तीसरा मेन पॉइंट, हर कुछ अच्छा नहीं था इंडिया के लिए। 2 बैटर्स जिनकी फॉर्म अब बहुत मेजर कंसर्न बनती जा रही है। अभिषेक शर्मा फिर से उन्हें विदिन द स्टंप्स वाली बॉल ने ही तंग किया। ऑफ स्पिनर ने विदिन द स्टंप रखा, मारने गए, लॉन्ग हैंडल के चलते उन्हें उतना अच्छा बैट आर्क नहीं मिल पाता। बॉल को टाइम नहीं किया और डीप में एक ही फील्डर था जिसके पास कैच आउट हुए। इसके 2 पहलू हैं। पहला, क्लियरली क्या थोड़ा टाइम और ले सकते थे? और दूसरा, क्या सेमीफाइनल वो मैच है जहाँ पे आप फॉर्म में आना चाहेंगे इधर-उधर सिर्फ सिंगल डबल करने में? तो आई थिंक इंटेंट सही थी, एग्ज़ीक्यूशन नहीं, व्हिच क्लियरली शोज़ कि अभी भी वो 100% तो नहीं हो पाए हैं। दूसरे मेजर कंसर्न इसी में थे स्काई। उनका अब सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, जहाँ आईपीएल होता है या जहाँ पे थोड़ी लोअर रैंक टीम्स होती है, तब उनके मैचअप्स अच्छे काम कर जाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं एक ऐसा बॉलर उन्हें मिल जाता है जिसे वो काफ़ी बुरी तरह से मार देते हैं। जैसे कि सौरभ नेत्रवलकर के साथ हुआ या किसी न किसी और मैच में, जहाँ ऑल-राउंडेड टीम्स आ रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, टॉप टीम्स हैं, वहाँ स्काई बहुत फँसे हुए लग रहे हैं। तो एक और फेलियर और अब ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि आपको अपने कप्तान को भी कहीं न कहीं बीच में हाइड करना पड़ रहा है। चौथा मेजर पॉइंट इस मैच का, जो कि सबसे मेजर पॉइंट था, जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, बहुत अमेज़िंग कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑफ बॉलिंग, डायमंड जेम, बहुत कुछ कहा जा रहा है, पर आई थिंक जितना कहा जा रहा है वो भी कम है। उनके ओवर्स बैंक थे, 5 ओवर जब बचे थे, 69 रन्स, एनीबॉडीज़ गेम थी, मैचअप बिल्कुल सेम टू सेम था दोनों टीम्स के बीच में। सेट बैटर खड़ा था वहाँ पे, पर जसप्रीत बुमराह के 2 ओवरों ने गेम बदल के रख दी। उसी को बैकअप किया हार्दिक पांड्या ने, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। स्टार्टिंग में पावर प्ले में विकेट ली और उसके बाद वापस का जो लास्ट ओवर छक्का खाने के बाद भी उन्होंने जो कमबैक करके दिखाया, क्लियरली दिखाता है कि क्लच सिचुएशंस में जब 2 प्लेयर्स हमें चाहिए तो वो यही हैं।
इसके साथ-साथ अक्षर की फील्डिंग भी इस पॉइंट में ऐड हो जाती है, वो भी बहुत ब्रिलियंट थी। काफ़ी सही उन्होंने 2 कैचेज़ पकड़े और ये शायद दोनों टीम्स का एक मेजर डिफरेंस भी था। जहाँ इंग्लैंड ने कैचेज़ छोड़े, वहाँ इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग करके दिखाई। पर हाँ, 5th पॉइंट इसके बाद थोड़ा-सा मैटर ऑफ कंसर्न भी है, वो है वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग। प्रॉब्लम इज़ मुझे लग रहा है कि या तो वो अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं नेट्स में या उन्हें प्रॉपर्ली डेटा फीड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप पिछले 4 मैचेज़ देखें, अब इन 4 मैचेस को अगर हम मिला लें तो उन्हें 188 रन्स तक पड़े हैं, जो कि लगभग 12 की एवरेज उन्हें रन्स पड़े हैं और सिर्फ 4 विकेट्स। 12 के एवरेज से अगर आपका प्रीमियम स्पिनर जो वर्ल्ड का नंबर 1 टी20 बॉलर है, जा रहा है तो कैप्टन के पास बचने के लिए कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। इस मैच में तो ऐसा लग रहा था कि उनके ओवर्स को हाइड करना मेजर कंसर्न था। अब उनसे विकेट्स या कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। अगर एक एज़ अ वीडियो एनालिस्ट या एज़ अ टीम एनालिस्ट उनके साथ कोई बैठे तो क्लियरली दिखा सकता है कि उनकी लेंथ शॉर्ट होती जा रही है और एक पैटर्न दिखने लग गया कि अगर उन्हें आप ओवर के स्टार्टिंग में मार देते हैं तो वो सिंपल सीम अप डिलीवरीज करने लग जाते हैं 100 प्लस की। एक मीडियम पेसर 100 105 की स्पीड विदाउट एनी डिविएशन अगर कर रहा है तो इंटरनेशनल क्वालिटी के बैटर्स को उसे मारने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जिस तरह से उन्होंने जॉस बटलर को आउट किया उसी को दोबारा देखें, क्योंकि वही उनकी गो टू लेंथ है जहां वो 6 जनरली 5 टू 7 मीटर के बीच में ऑपरेट करते हैं और जनरली गुगली के साथ टॉप ऑफ मिडल स्टंप हिट करने की कोशिश करते हैं। इस टाइम पे बहुत मुश्किल होगा उनकी जगह को मेंटेन कर पाना, बट क्या इंडिया अब कुलदीप यादव के साथ जाएगी वो भी देखने लायक है। उसके साथ-साथ एक और कंसर्न इसी पॉइंट में जो ऐड हो जाता है, वो है स्काई की फील्डिंग। कवर रीजन में बहुत सारी ईज़ी बाउंड्रीज़ वो दे देते हैं, जहाँ बल्ले से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, वहाँ फील्ड में भी वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। पर हाँ, अब कप्तान आप आखिरी मैच में नहीं चेंज कर सकते। मेरे ख्याल से स्वान सॉन्ग है स्काई का भी। इस फाइनल के साथ इंडिया जीतता है या हारता है, जो भी होता है, शायद स्काई अब टी20 आईज़ को अलविदा कहते हुए ही दिखेंगे। ऑल इन ऑल बहुत तगड़ा मैच था, बहुत बढ़िया मैच था। इंडिया फाइनल्स में है। अभी तक अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, पर स्टिल फाइनल में पहुँच गई है, जो दिखाती है कि स्क्वाड की डेप्थ क्या है। जो 2 प्लेयर्स एक्सपेक्टेड थे कि शायद मैन ऑफ द सीरीज़ हो सकते हैं इंडिया के लिए, एक वर्ल्ड का नंबर 1 टी20 बॉलर और दूसरा वर्ल्ड का नंबर 1 टी20 बैटर, उन दोनों से वैसी सी परफॉर्मेंस क्रंच टीम्स के सामने नहीं आई है, जैसा एक्सपेक्ट किया था। पर हाँ, वहीं पे संजू सैमसन ने अपने आप को उठ के दिखाया है। तिलक वर्मा ने लास्ट 3 मैचेस में एज़ अ फिनिशर बहुत ब्रिलियंट रोल प्ले किया है और साथ में जसप्रीत बुमराह हमेशा की तरह एक बैंक बन के सामने आए हैं बड़े मैचेस में। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें हैं। कोशिश करेंगे अगले आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ वो सब बातें करें। अभी के लिए हम सेलिब्रेट कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनल के लिए हमारी तैयारी थोड़ी और पुख्ता होगी। छोटे-छोटे जो गैप्स रह गए उन पे हम काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ीलैंड खेल रही है, उन्हें रोकना इतना आसान नहीं होगा। तो बने रहें चैनल के साथ, कोशिश हो सके तो इस वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।